नमस्कार दोस्तों, संघर्ष कोचिंग क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। मैं कमलेश सर आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिनमें से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हम आपको पता है कि अगर कोई पौधा होगा तो अपने समान नवीन पौधे को विकसित करता है, और विकसित करने की जो क्रिया होती है वह सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के द्वारा या जनन के द्वारा ही संभव होती है। और जो जनन की क्रिया होती है उनमें से जो आपका एक फर्स्ट रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं लैंगिक जनन। अब हम आपको पता होना चाहिए कि ये जो लैंगिक जनन है ये क्या होता है, जबकि हम आपको पता होगा कि जो लैंगिक जनन है वो मुख्यतः बड़े जीवधारियों में ही होता है, जिनमें से पेड़ पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है या दो जनक की जरूरत पड़ती है। अब जो दो जनक होंगे उनमें से एक मेल गैमेट्स होता है और एक फीमेल गैमेट्स, या एक नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। मेल और फीमेल गैमेट्स। अब आपको पता है जो नर युग्मक होगा वह पुष्प के नर भाग में उपस्थित होगा, जबकि यहाँ पर हम आपको समझने की एक और बात आती है कि जो जनन की क्रिया होती है यह अलग अलग प्रकार के पौधों और पुष्पों में होती है। जैसे समझने के लिए, अब जब कोई भी पुष्प होगा तो कुछ पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब कुछ आपके जो पुष्प होते हैं और द्विलिंगी होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं। तो चाहे वो आपका एक लिंगी होगा और चाहे आपका द्विलिंगी होगा, उसमें केवल दो जनक वाले जंतुओं में ही या पौधों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, जिनमें से हमको पढ़ना है पौधों में। तो पौधों में पढ़ने का मतलब यही है कि कोई भी एंजियोस्पर्मी पौधा होगा। अब एंजियोस्पर्मी पौधे का मतलब क्या होगा भैया, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जिनमें से एंजियोस्पर्म क्या है या किसे कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जिसमें से समझने के लिए कि आवृत बीजी पौधा, एंजियोस्पर्म की हिंदी क्या हो जाती है, आवृत बीजी पौधा। जैसे क्लास से आवृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हो गया, आवृत बीजी पौधे। अब जो आवृत बीजी पौधे हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है कि अगर कोई भी पुष्पी पौधा होगा तो उसमें निश्चित है कि बीज आता होगा या सीड्स आते होंगे। अब जो सीड्स या बीज आता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाती है कि वह कवर के अंदर आता है, मतलब आवरण के अंदर आता है। जब आवरण के अंदर कोई बीज आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे पौधे जिसमें बीज एक कवरिंग पॉइंट या एक सेल के आवरण में ही उपस्थित होता है, या जो बीज होता है वो चारों तरफ से किसी आवरण से घिरा या ढका होता है, ऐसे पौधों को क्या बोल दिया जाता है, आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्मी पौधे। अब जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उसकी विशेषता क्या हो जाती है कि उसमें जड़ तथा पत्ती में पूरा पौधा डिवाइड होगा, बटा होगा, और साथ में उसमें जो बीज आएगा वो कवर के अंदर आएगा, आवरण के अंदर आएगा, और उसमें जो बीज पुष्प होगा वह एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। मतलब जितने प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ना है हमको, उसमें एक लिंगी भी पौधा होगा, द्विलिंगी भी पौधा होगा, लेकिन सिर्फ इतनी विशेषता उसकी होगी कि उसमें पुष्पन की क्रिया होती है, मतलब फूल खिलता है और उसमें जो बीज आता है वह वृत्त के अंदर या कवर के अंदर आता है।
अब इसमें बात करते हैं जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसके पूरा जो जीवन इतिहास होता है, मतलब कोई भी जीवधारी होगा तो उसका जीवन इतिहास होता है, उसी तरह से पौधों का भी जो जीवन इतिहास होता है वह द्वि कांसेप्ट या द्वि चरणों में बटा होता है। एक को कह दिया जाता है स्पोरोफाइट, एक को कह दिया जाता है स्पोरोफाइट्स और एक को बोल दिया जाता है गैमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स। अब स्पोरोफाइट्स को अगर हम आप लोग थोड़ा सा हिंदी से एक्सप्लेन करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, बीजाणुद्भिद। इसकी हिंदी क्या हो जाती है भैया, बीजाणुद्भिद। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे, अगर हम आप लोग इसे हिंदी में थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आ सकता है कि हमको पढ़ने की वैसे भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। उद्भिद की हिंदी क्या होती है, उद्भिद की हिंदी होती है विकास, किसी चीज का से विकसित होना। और किससे विकसित होने की बात कर रहा है, तो बीज से विकसित होने की बात कर रहा है। मतलब ऐसे पौधे जिसके जीवन इतिहास की पहली विशेषता होगी कि उस पौधे का विकास किससे होगा, तो केवल और केवल बीज से होगा। तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट दिया गया गैमेटोफाइट, जिसे क्या बोल दिया गया, युग्मकोद्भिद, जिसे बोल दिया गया भैया युग्मकोद्भिद। अब युग्मकोद्भिद की बात करते हैं तो गैमेट्स या युग्मक होता है, तो युग्मकों से विकसित होना। उद्भिद के हिंदी तो आपको हर जगह वही लगाना होगा कि उसका क्या मतलब हो जाएगा, तो विकसित होना। अब यहाँ पर किससे विकसित हो रहा था, बीजाणुओं से, और यहाँ पर किससे विकसित होगा, युग्मकों से। तो मतलब अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर कोई पौधा होगा तो उस पौधे की पहली विशेषता क्या होगी, कि वह स्पोरोफाइट होगा। एक स्पोरोफाइट मतलब बीज से विकसित होगा, बीज से विकसित होकर के क्या बनाएगा, कॉन्सेप्ट के रूप में अगर हम आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले समझने के लिए हम आप लोग बोते हैं खेतों में बीज, बीजों को जब बो देते हैं तो उससे निकलता क्या है, एक नवीन पौधा निकलता है या एक नया पौधा विकसित हो जाता है। अब जो नया पौधा विकसित होगा, बीज होगा, तो बीज में आपको पता है भ्रूण कोष विकसित होगा, भ्रूण कोष विकसित होकर के नया पौधा या न्यू प्लांट्स बनाएगा। और न्यू प्लांट्स की विशेषता क्या होगी, उसमें जो गुणसूत्र होगा वो कैसे होगा, 2n होगा, डिप्लॉइडी स्टेज में होगा। अब जो नया पौधा बनेगा तो नए पौधे की विशेषता क्या होगी, कि इसमें जड़, तना, पत्ती सारी, मतलब उसका जो पौधा होगा वो 3 भागों में बटा होगा मुख्य रूप में, जड़, तना, पत्ती। और उसके बाद जब विकसित हो जाएगा तो क्या बनाएगा भैया, एक पुष्प बनाएगा, या इस पौधे में निकलेगा पुष्प। और जब पुष्प खिल जाएगा तो पुष्प खिलने पर उसमें 2 पार्ट दिखाई पड़ेगा, एक पुष्प का नर भाग और एक पुष्प का मादा भाग। मतलब पुष्प के 2 पार्ट हो गए, एक आपका नर भाग और एक आपका कौन सा हो गया, एक आपका मादा भाग हो गया। पुष्प के 2 पार्ट हो गए, एक नर पार्ट और एक मादा पार्ट। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नर और मादा पार्ट है, तो इतना मतलब बीज से लेकर के पुष्प में नर और मादा भाग विकसित होने तक की जो संपूर्ण क्रिया है वही क्या कहलाती है, तो वही हम आपकी क्या कहलाती है, स्पोरोफाइट या आपकी बीजाणुद्भिद कहलाती है। और जब पुष्प बन जाएगा, पुष्प में नर और मादा पार्ट बन जाएंगे, तो यहाँ पर नर और मादा क्या कहलाता है, गैमेट्स या युग्मक कहलाता है। वो क्या कहलाएगा भैया, वो आपका कहलाएगा युग्मक। अब इसके बाद थोड़ा सा चर्चा हम आप लोग युग्मकोद्भिद की करते हैं, और युग्मकोद्भिद की चर्चा कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम आप लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं समझने के लिए। तो अगर आपका पुष्प होगा, पुष्प में नर और मादा पार्ट होगा, तो नर और मादा पार्ट के अलावा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बनेगा आपका एंड्रोसियम और गायनोसियम, आपने पढ़ा है, उमंग और जायांग। इसमें बन जाएगा भैया उमंग और बन जाएगा मादा पार्ट में क्या बन जाएगा, जायांग। एक आपका बन गया पुमंग और एक आपका बन गया जायांग। अब जब पुमंग और जायांग है तो पुमंग क्या हो गया, मेल गैमेट्स हो गया, नर युग्मक हो गया। तो नर युग्मक कौन सी स्टेज में होता है, हेप्लॉइडी स्टेज में। कौन सी स्टेज में होगा, हेप्लॉइडी स्टेज में। और जब हेप्लॉइडी स्टेज होगी तो वहां पर हम आप लोग किससे डिनोट करते हैं, यन से। उसको किससे प्रदर्शित कर देंगे, यन से। और मादा पार्ट होगा तो उसमें भी इसको किससे प्रदर्शित कर देंगे, यन से प्रदर्शित कर देंगे।
तो अब उमंग और जायांग के बनने की क्रिया क्या कहलाती है भैया? गैमेटोफाइट। युग्मकोद्भिद मतलब युग्मकों के बनने की क्रिया, और दूसरा क्या हो गया? स्पोरोफाइट, बीजाणुओं के बनने की क्रिया। अब जब उमंग और जायांग होगा तो इसके बाद जनन हो जाएगा, जनन के बाद निषेचन हो जाएगा, निषेचन के बाद युग्मक बन जाएगा और युग्मक से नए पौधे का विकास हो जाएगा। और फिर विकास होने के बाद पूरा का पूरा चरण ऐसे तो चलता रहेगा। तो इतना हम आपको समझाने का मतलब इतना था कि जो पूरा आवृत्त बीजी पौधा होगा, एंजियोस्पर्मी पौधा होगा, उस पौधे की प्रमुख विशेषता क्या होगी कि उसका पूरा जीवन इतिहास 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है आपका स्पोरोफाइट और एक होता है आपका गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट स्टेज की विशेषता क्या है कि किसी भी बीज से विकसित होकर के पुष्प के बनने तक की संपूर्ण क्रिया, और पुष्प में नर और मादा युग्मकों के बनने की क्रिया इसमें चली जाती है, गैमेटोफाइट में चली जाती है। क्या है बच्चों, अगर इतना कुछ समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा भी अगर कोई दिक्कत आई हो तो। थोड़ी देर के लिए आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोग इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अभी तक नोट कर लिए होंगे। अब इसमें हम बात करते हैं आपका जो मेल गैमेट्स था, ऐसे बोलते क्या है? नर युग्मक। अब बात करते हैं नर युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है। तो नर युग्मक के बनने तक की संपूर्ण क्रिया का इसमें अध्ययन होगा। और नर युग्मक बनता कहाँ पर है? तो कोई भी एंजियोस्पर्मी पौधा होगा या आवृत्त बीजी पौधा होगा, आवृत्त बीजी पौधे का जो नर युग्मक होता है कहाँ पर बनता है? वो भैया बनता है परागकोश में। आप छोटी सी कक्षा से लेकर के आज तक पढ़े होंगे। तो कहाँ पर बनता है? तो आपका बनता है परागकोश में। अब जो परागकोश है वो आपकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर वाली होती है। अब जो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है इसी को क्या बोल दिया जाता है? परागकोश। अब इस परागकोश में क्या होगा भैया? इसके पार्ट में क्या क्या होंगे? यहाँ पर एक क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है कनेक्टिव, जिसे हिंदी में बोल दिया जाता है योजी। इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको बोल दिया जाता है फाइलामेंट। इसे बोल दिया जाता है कुतंतु। और बाकी सबको क्या बोल दिया जाता है? परागकोश। पूरी संरचना क्या कहलाती है? परागकोश। अब इस पूरी संरचना की बात करते हैं। इसमें एक स्टेज होती है जब कोई भी परागकोश बनना शुरू कर देता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, किस कोशिका से कौन सा पदार्थ या कौन सा अणु बनता है, तब इसकी जब बात करेंगे। इसमें पहला स्टेज क्या हो जाता है? इसमें इसका जीवद्रव्य सघन हो जाता है। मतलब आपको पता है कोई जीवधारी होगा उसकी पहली विशेषता होगी उसमें पाया जाता है जीवद्रव्य। और जैसे जैसे कोई अपने यंग स्टेज पे पहुंचता है उसके शारीरिक टेम्परेचर में जैसे जंतुओं में वृद्धि होती है उसी आधार पर इसमें भी वृद्धि होती है। उसमें होता क्या है? इसमें उपस्थित जो तरलीभूत पदार्थ या प्रोटोप्लाज्म होता है वह सघन हो जाता है। और जब सघन हो जाता है, कोई भी पदार्थ होगा अगर सघन होगा तो निश्चित है सघन होने पर क्या करेगा? उसमें उपस्थित जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वह स्पष्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। और जब स्पष्ट दिखने शुरू हो जाते हैं तो वहां पर एक विशेषता क्या आ जाती है कि वह एक सेल बनाती है। और वो कौन सा सेल बनाती है? वह आर्क स्पोरल कोशिका बनाती है। आर्क स्पोरल कोशिका। अब जो आर्क स्पोरल कोशिका बनाती है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में दे देता है इसी को कि क्या है इसका गुण क्या होता है। तो इसके द्विगुण आप तुरंत नोट कर लीजिएगा कि इसका जीवद्रव्य सघन होता है और इसमें केंद्रक अधिक स्पष्ट दिखते हैं या जो होते हैं। अब जब जीवद्रव्य सघन होगा, केंद्रक अधिक स्पष्ट होगा तो आर्क स्पोरल कोशिकाएं क्या करती हैं? संघनित होकर के इसमें एक तंतुवत या रेशे सदृश संरचना बनाती है। अब जो रेशे सदृश संरचना बनाती है यही फिर विकसित होकर के इसको संयोजी ऊतक या जोड़ने के रूप में प्रयुक्त हो जाता है।
अब इसमें आपको पता है कि इसके इंटरनल पार्ट में क्या होता होगा, तो एक्सटर्नल हो गया। अब इसमें इंटरनल की जब बात करेंगे तो इंटरनल भी कुछ ना कुछ होगा। इसके अंदर अगर आंतरिक पार्ट की बात करते हैं, हाँ यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पराग कणों के बनने की क्रिया पर चलते हैं। अब इसमें से कभी कभार बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि पूछता है कि एक परिपक्व परागकोश में कितने लोब या पिंड होते हैं। तो एक परिपक्व परागकोश में लोब या पिंडों की संख्या आपको कितनी दिखाई पड़ रही है भैया? इसमें दिखाई पड़ रही है 2, एक इधर वाली और एक इधर वाली, है ना भाई। अब इसके बीच में क्या है भैया? जोड़ने वाला है, उससे तो क्या करता है, दोनों लोगों को आपस में जोड़ देता है, उसके अलावा कुछ करता वरता नहीं है। समझ में आया भाई? अब इसकी बात करते हैं कि इसके इंटरनल पार्ट में क्या होता होगा। तो इसके इंटरनल पार्ट में जितनी भी आपकी आर्किस्पोरल कोशिकाएं होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, क्लाइनल और एंटीक्लाइनल, इसे परिणत और अभिन्नत डिवीजन कहा जाता है, विभाजन करती है। और विभाजन करने के बाद क्या करती होगी, वह आपस में उलझ जाती होगी और उलझ करके क्या बना देती होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना देती होगी। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा भी इसको देख लेते हैं जो ज्यादा पूछा जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि पहले तो लोब या पिंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब उसके बाद क्या पूछ लेता है कि इसमें लघु बीजाणुधारियों की संख्या कितनी होती है। तो लघु बीजाणुधारियों की संख्या कितनी है, 4 होती है। अब इसमें समझने के लिए बात करते हैं कहाँ होती होगी। इसमें आपको पता है कि एक यहाँ पर होती होगी, और इसी चैम्बर की जब हम अंतरस काटते हैं तो देखने पर एक हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। मतलब एक परिपक्व परागकोश में हम आपको क्या मिल गया, हम आपको 4 लघु बीजाणुधारियां मिल गई। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पहला आपको मिल जाता है बोर्ड परीक्षा में कि एक परिपक्व परागकोश में कितने लोब या पिंड होते हैं, तो 2 होते हैं। और एक परिपक्व परागकोश में लघु बीजाणुधारियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 4 होती है। अब जो 4 लघु बीजाणुधारियां होती है भैया, अब इसके अंदर क्या बनता है, तो लघु बीजाणुधारी नाम से ही आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो लघु बीजाणुधारी में क्या बनेगा, लघु बीजाणु ही तो बनेगा, माइक्रोस्पोर ही तो बनेगा। मतलब अब आपको समझना नहीं, एक पॉइंट समझ लेना है कि इसका नाम ही क्या है, लघु बीजाणुधारी। अब हम आपको जब पता चल गया कि इसका नाम ही क्या हो गया भैया, लघु बीजाणुधारी। लघु बीजाणुधारी। अब लघु बीजाणुधारी की संख्या कितनी हो गई, 4। अब जो 4 लघु बीजाणुधारी हो गई है, अब इनका क्या करेंगे हम, लघु बीजाणुधारियों में क्या हो गए, क्यों बने हैं, हल्दिये बन गए हैं क्या। तो जो लघु बीजाणुधारियां कितनी बन गई, 4। अब जो 4 बन गई है, इसमें एक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम आपने पढ़ा होगा ना, बहुत छोटी कक्षा में पढ़ते आ रहे होंगे। उसका नाम क्या है, उसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, माइक्रो स्पोर मदर सेल, जिसे भैया क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो मतलब कौन होगा, इसकी माता वाली कोशिका है। अब माता क्या करती है, अपने बच्चे को ही तो उत्पन्न करती है। तब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, किसे उत्पन्न करेगी, लघु बीजाणु को उत्पन्न करेगी। अगर कोई भी उत्पन्न होता होगा तो कोई ना कोई क्रिया होती है, और इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो लैंगिक जनन की क्रिया में एक और क्रिया होती है, उसी का नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसी का नाम क्या हो जाता है भैया, उसी का नाम हो जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसी का नाम क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
जेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हिंदी क्या हो जाती है? इसकी हिंदी हो जाती है भैया लघु बीजाणु जनन। ये क्या हो जाता है भैया? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन की क्रिया जब होती होगी तो ऊर्जा भी खत्म होती होगी, और जब ऊर्जा खत्म होती होगी तो इसका मतलब है कि अपने चरम स्तर पे, अंतिम स्तर पे पहुंच जाता है। अब लघु बीजाणु जनन की जब क्रिया हो जाती है तो इस स्टेज में बनाता क्या है? तो इस स्टेज में बनाता है लघु बीजाणु बनाता है। क्या बना देता है भाई? लघु बीजाणु बना देता है, या जिसे बोलते क्या है? माइक्रो स्पोर बना देता है ना भाई। अब किताबें इसके आगे नहीं देती कि माइक्रो स्पोर क्या, कहीं पर फंस गए कि माइक्रो स्पोर कहाँ आ गया, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है? परागकण पढ़ना है कि पराग कोश में क्या बनता है? परागकण। और किताबिया तो दे रहा है कि लघु बीजाणु बना रहा है, तो लघु बीजाणु को ही क्या बोल दिया जाता है? इसी को बोल दिया जाता है भैया परागकण। और परागकण ही क्या है? मेल गैमेट्स है। परागकण ही क्या है? मेल गैमेट्स। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? नर युग्मके की तो चर्चा कर रहे हैं। तो हम आपकी समझ में यहाँ तक, हम आपसे अपेक्षा यही करते हैं यहाँ तक आपकी